अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 21 स्टार्ट किया था, सेल साइकिल। उसमें हमने डिस्कस किया था माइटोसिस का कंप्लीट टॉपिक कि माइटोसिस हमारे पास ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं एज इन पेरेंट सेल्स। आज हम माइटोसिस के एरर्स और उसके साथ मियोसिस जो है वो पढ़ेंगे। माइटोसिस के एरर्स यानी माइटोसिस अगर सही नहीं होती, क्रोमोसोम्स में या डीएनए की रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से कैंसर कोज हो सकता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बॉडी कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनते, अनकंट्रोल्ड भी नहीं होती। ये पहले से डिसाइड होता है कि एक सेल ने डिवाइड करके एक दफ़ा में कितने सेल्स बनाने हैं। The process of cell death and birth are balanced to produce a steady state. Sometimes the control that regulates the cell multiplication break down. कि हमने कहा था माइटोसिस के प्रोसेस में हर जगह पर चेक पॉइंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पहली स्टेज अगर कंप्लीट हुई है तब सेल अगली स्टेज में एंटर हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो चेक पॉइंट्स हैं यानी चेक पॉइंट्स पे जो खास एंजाइम्स होते हैं वो इरेगुलेट हो जाते हैं, अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। अ सेल इन विच दिस ऑकर बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट द बॉडीज नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप। कि बॉडी को उस तरह के सेल्स की और ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। जब वो ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं तो प्रॉपरली उनकी ग्रोथ भी नहीं होती, फ़ौरन से वो डिवाइड कर जाते हैं। इस तरह वो सेल जो है वो ना तो प्रॉपर शेप के होते हैं और ना ही अपना फंक्शन जो है वो सही तरह परफॉर्म कर सकते हैं। When such cells produce new cells which continue to proliferate in controlled fashion, an unwanted clone of cells called the tumor is formed. कि जब एक ही जैसे सेल्स बहुत सारे बन जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा और वो सारे सेल्स नॉर्मल भी नहीं, फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो हमारे पास एक मैस ऑफ सेल्स आ जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल का एक गुच्छा सा आ जाएगा, उसे हम नाम देते हैं ट्यूमर का। विच इज़ फॉर्म विच कैन एक्सपेंड इनडेफिनेटली। उसका साइज जितना मर्जी बड़ा हो सकता है कुछ सेल्स उससे अलहदा हों, दूसरे बॉडी पार्ट्स में चले जाएं, वहां जाके डिवाइड करना शुरू करें, वहां भी ट्यूमर बना दें। ट्यूमर अराइज फ्रीक्वेंटली स्पेशली इन older animals and the humans। ज़्यादातर ये ओल्डर एनिमल्स और ह्यूमंस में होते हैं क्योंकि ओल्ड एज में जाकर जो है वो बॉडी फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। अब ट्यूमर को भी हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। सम ट्यूमर्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब होता है वो जिस जगह पर बने हैं सिर्फ वहीं पर रहते हैं, कि अगर लंग्स में बने हैं तो लंग्स में ही रहेंगे, अगर किडनी में बने हैं तो किडनी में ही रहेंगे, ब्रेन में है तो ब्रेन में रहेंगे, वो अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। कॉल्ड द बेनाइन ट्यूमर्स, इनको हम नाम देते हैं बेनाइन ट्यूमर्स का। क्या ऐसे ट्यूमर्स which are small in size and localized called benign tumors. The cells in this type usually behave like a normal cell and have little deleterious effect. Deleterious का मतलब होता है नुकसानदा जो असर होता है उसका वो बहुत कम होता है, नॉर्मल सेल से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं ये। ओनली ड्यू टू इधर इट्स इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल सेल और इट्स हार्मोन लाइक सिक्रीशंस, की अगर आपके थायराइड ग्लैंड में बन रहा है तो उसकी सिक्रीशंस को अफेक्ट करेगा, कि वो या तो नॉर्मल सिक्रीशन नहीं प्रोड्यूस करेगी या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ये अफेक्ट होता है इसका बेनाइन ट्यूमर्स का। इसके अलावा कुछ हमारे जो दूसरी टाइप है ट्यूमर की उसे कहते हैं मेलेग्नेंट ट्यूमर्स। द सेल्स कंपोजिंग अ मेलेग्नेंट ट्यूमर और कैंसर डिवाइड मोर रैपिडली। जो मेलेग्नेंट ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, मोस्टली इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है घुस जाते हैं सराउंडिंग टिश्यू, इर्द गिर्द के टिश्यूज में भी। गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर वो वहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाए एंड सेट अप एरियाज ऑफ प्लोरिफरेशन, फिर वो दूसरे एरियाज में जाके सेट होते हैं और प्रोलिफरेशन का मतलब वहाँ पर फैलना शुरू हो जाते हैं अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, के जहाँ पर वो पहली दफ़ा बने थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ से निकलते हैं, दूसरे पार्ट्स में जाते हैं, वहाँ जाकर सेटल होते हैं और फैलना शुरू हो जाते हैं। दिस पीरियड ऑफ ट्यूमर सेल and establishment of secondary areas of growth is called metastasis. Metastasis क्या है? The process in which the tumor migrate from their original site to the secondary sites and grow
at that area is called metastasis। कि जो ट्यूमर बना था जहाँ पर, वहां से निकल के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू दूसरी जगह पर जाना, दूसरी जगह को हमने सेकेंडरी साइट का नाम दिया। वहां जाकर भी उसने ट्यूमर जो है कॉज बनाना जो है वो शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को नाम देते हैं मेटास्टेसिस का। यूं भी कह सकते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्यूमर एट द सेकेंडरी साइट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल सेल। अब हम फर्क कैसे कर सकते हैं कि ये कैंसर सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं? बिकॉज दे आर लेस डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है उन्होंने अपनी प्रॉपर साइज और शेप नहीं अटेन किया होता। हमने जब सेल साइकिल पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब माइटोसिस होती है 1 से 2 सेल्स बन जाते हैं, वो भी स्मॉलर साइज के होते हैं, अपनी प्रॉपर शेप भी अटेन नहीं करती। जब वो प्रॉपर साइज अटेन करते हैं, ग्रोथ होती है, उनकी शेप अटेन कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने फर्दर डिवाइड करना होता है। लेकिन इसमें तो जो ग्रोथ का प्रोसेस था सेल की वो हुआ ही नहीं। ये 2 सेल बने, उसके बाद फौरन से उन्होंने दोबारा से डिवाइड कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं देन द नॉर्मल सेल्स, एक्सेप्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स। जो तेज तेज ग्रो करने वाले सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उनके करेक्टर क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा होती है, कि उसमें न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ज़्यादातर एरिया जो वो न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड मैनी माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो बहुत स्पीड से हो रही होगी वहाँ पर। नॉर्मली हमने कहा कि 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है वो सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं माइटोसिस। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यूज इज एन इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। अगर आप किसी बॉडी सेल्स में, कि अगर आपके ब्रेन सेल्स हैं वहाँ पर आपको लंग्स के कोई ना कोई सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कि वहाँ पर जो ट्यूमर बना हुआ है वो ब्रेन सेल्स की वजह से नहीं बना हुआ, वो लंग्स सेल या लीवर सेल की वजह से बना हुआ है। जब उस ट्यूमर को एग्जामिन किया गया, इसका मतलब होगा कि वो ट्यूमर मैलिग्नेंट है, वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी ट्यूमर बना हुआ हो सकता है। फिर कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय द म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक यानी जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स कहते हैं, उनमें म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। सेकेंडली द कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ एज अ फ्यू एज 3 एज मैनी एज 20 म्यूटेशंस। कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 म्यूटेशन होती हैं तब जाके कैंसर कॉज हो सकता है। इन जीन्स दैट रेगुलेट द सेल डिवीजन। अब कौन सी जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है? जिन्होंने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना होता है। दिस म्यूटेशन ब्रिंग 2 बेसिक चेंजेस इन द कैंसर सेल। इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर सेल में 2 चेंजेस आती हैं। फर्स्ट, द मेटास्टेटिक सेल ब्रेक देयर कॉन्टेक्ट विद अदर सेल्स। ये दूसरे सेल से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाते हैं। एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शंस और द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिला एंड अदर बैरियर्स। इसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन होती है कि सेल एक जगह पे होता है, मूव नहीं कर पाता, बेसल लैमिला की वजह से वो खत्म हो जाती है। वो बेसल लैमिला जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अल्टीमेटली मेटास्टेटिक सेल्स कैन इन्वेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंडली द proliferate ultimate unlimitedly without considering the checks और programs of the body। बगैर बॉडी के फंक्शन को ऑब्जर्व किए, स्टडी किए, रिकॉग्नाइज किए रिसेप्टर्स को, ये सेल्स फैल जाते हैं अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड। पता नहीं है कहाँ से कहाँ जाएंगे। एक जगह से ब्लड ऐड हो गए तो वो डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन में, किडनी में, लीवर में, कहीं भी जाके जो है सेट होकर वहाँ पर ट्यूमर बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ट्यूमर्स की 2 टाइप्स की डेफिनेशन, बेनाइन और मिलेग्नेंट ट्यूमर। फिर मेटास्टेसिस की डेफिनेशन। देन द कोज ऑफ कैंसर क्या होती है, म्यूटेशंस होती है, कितनी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, 3 to 20। और उसके बाद हमारे पास मिलेग्नेंट ट्यूमर जो है 2 बेसिक रीजंस होती हैं कि वो मूव क्यों करता है मिलेग्नेंट ट्यूमर बनने की। कि एक तो बेसल लामिला से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, और दूसरा जो है अनलिमिटेडली बैरियर्स को तोड़कर किसी भी साल में किसी भी पार्ट में इन्वेड करके वहाँ पे ट्यूमर जो है वो कॉज कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस जो है ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है जो सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होती है, जहाँ पर हमने ऐसे सेल्स बनाने होते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट से हाफ होता है। यानी जो एग और स्पर्म बनाए जाते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से हैं। ये डिफरेंस है कि माइटोसिस जो है वो बॉडी सेल्स में होती है और मियोसिस जर्म लाइन सेल्स में होती है। Meiosis is a special type of cell division in which the number of the chromosomes in the daughter cells is reduced to half as compared to parent cell। ये definition आ गई meiosis की। In animal at the time of gamete formation, while in plants spore formation, तब meiosis होती है।
ईच डिप्लॉयड सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल। मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में है, एक है मियोसिस 1, उसके बाद 2 सेल्स बनते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, वो फर्दर डिवाइड करते हैं दोनों सेल्स, मियोसिस 2 के प्रोसेस है, और इस तरह 4 सेल्स मिलते हैं हमें। 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स होती हैं मियोसिस में, 2 डिवीजन्स और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन है वो सिंपल हमारी माइटोसिस की तरह है, बस एक फ़र्क होता है कि इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती मियोसिस 2 में। हमने अपनी आसानी के लिए जो मियोसिस 1 है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 1 लगाया क्योंकि ये मियोसिस 1 है। दिस इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है प्रोफेज 1 का, एंड डिफर्स फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से डिफरेंट है, देखेंगे आगे कैसे डिफरेंट है। बिकॉज इन दिस क्रोमोसोम बिहेव एज अ होमोलोगस पेयर्स, क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ईच डिप्लॉयड सेल हैज द 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये 46 पेयर बनाकर 23 पेयर में फॉर्म 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब जो ये 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के हमारी बॉडी के अंदर, इसका मतलब है कि अगर 46 है तो 23 और 23 दोनों सिमिलर हैं, एक तरह के हमेशा 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर कर कर एक होमोलोगस पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम मदर से आए थे, 23 फादर से आए थे, दोनों सेम थे, इसीलिए वो पेयर अप हो सकते हैं आपस में, और अल्टीमेटली हम कहते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ईच क्रोमोसोम हैज द 2 क्रोमेटिड्स। इसमें अगर हम देखें तो हर क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करें, सेंटर में ये सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम के एक, और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड, और इसी तरह एक नीचे की तरफ, इनको हम नाम देते हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड बिकॉज द क्रोमोसोम बिहेव हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस। अब ये वाला जो क्रोमोसोम हमारे पास मियोसिस में आ रहा है, ये कौन सा है? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। जैसा ये क्रोमोसोम था सेम वैसा ही रेप्लिकेटेड उसके सामने बन गया। ये पेयर अप नहीं हुए यहाँ पर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम अपनी बॉडी में ड्रॉ करें, इस तरह के सिंगल कितने क्रोमोसोम थे? 46। अब ये सिंगल क्रोमोसोम पीछे एस फेज के दौरान रेप्लिकेट हो गए थे, यानी जैसा ये क्रोमोसोम था इसने सेम वैसे ही डुप्लीकेट कॉपी बना ली। तो इस वक्त हमारी बॉडी में जब प्रोफेज 1 आती है तो रेप्लिकेटेड 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। Each chromosome has the 2 chromatids because of the chromosome have been replicated during interphase. The interphase of meiosis lacks the G2 phase. G2 phase नहीं होती इसमें। These similar but not necessarily identical chromosomes are called as homologous chromosomes. प्रोफेज 1 फर्दर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। अब प्रोफेज को आगे भी हम डिवाइड करते हैं। ये यहाँ से सबसे पहले जो हमारी स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आपको ये नजर आ रहा है क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक है, अभी क्लियरली अपेयर नहीं है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्रोमोसोम्स ने अपनी प्रॉपर शेप अटेन नहीं की। जाइगोटीन प्रोसेस में आपकी जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने के साथ साथ ये 2 क्रोमोसोम्स, ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से था? फादर से। ये वाला क्रोमोसोम दूसरा एक मदर से आया हुआ है, और ये रेप्लिकेटेड है, दोनों के 2 क्रोमेटिड्स मौजूद है। ये आपस में पेयर अप होना शुरू हो गए हैं, जुड़ना शुरू हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को जो अटैचमेंट है क्रोमोसोम की एक दूसरे के साथ, साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेज में पैकेटीन पर। पैकेटीन में क्या है? क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं और जो साइनेप्सिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम जो है वो फ्रॉम वन एंड टू एंड अदर एंड तक एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अटैच हो चुके हैं। इस अटैचमेंट को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस का। अब अटैचमेंट के बाद अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर का, कियास्मेटा फॉर्मेशन का। कियास्मेटा में क्या होता है? दोनों क्रोमोसोम के सेगमेंट एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद ये एक ब्लू वाला पोर्शन कट होकर रेड के ऊपर लग जाएगा, रेड वाला जो टिप पोर्शन है वो ब्लू के साथ इस तरह एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट के। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपेयरिंग कियास्मेटा विजिबल।
दरमियान से वो डिटैच हो गए, कियास्मेटा यानी ओवरलैपिंग जो है क्रोमोसोम्स की एक दूसरे के साथ वो बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉसिंग ओवर होती है डाइकाइनेसिस में, ये एक दूसरे के सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ये देखें, ये ब्लू के ऊपर हमें रेड पोर्शन लगा हुआ नजर आ रहा है और रेड के ऊपर ब्लू, यानी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, उन्होंने अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लिए हैं। इसीलिए रीजन है कि प्रोफेज जो है हमारी लेंथी होती है। सबसे पहले लेप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम विजिबल होते हैं, शॉर्टन होते हैं एंड थिक हो जाते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो रहा है और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो चुके हैं, अभी करीब आ रहे हैं। जाइगोटीन में क्या होते हैं? फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ म्यूसिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पेयर अप होना शुरू हो गए। कल द साइनेप्सिस स्टार्ट, यानी जो पेयर अप होना है उसको साइनेप्सिस कह रहे हैं, वो स्टार्ट हो गई है। दिस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक होती है, एंड टू एंड अटैच होना होता है, यानी जो पॉइंट एक क्रोमोसोम पर है सेम उसी के सामने दूसरा पॉइंट आना चाहिए, विथ नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट। कोई स्टार्टिंग पॉइंट विजिबल नहीं होता कि कहाँ से ये पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, किसी भी पॉइंट से हो सकती है। ईच पेयर बट नॉट फ्यूज, पेयर अप होते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर फ्यूज यानी मिक्स नहीं हो जाते। आपको क्लियरली डिफरेंस अभी भी नजर आ रहा होता है कि ये दो अलग-अलग क्रोमोसोम्स हैं। अब इस तरह जो क्रोमोसोम बनता है उसमें बाइवेलेंट यानी टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है कि उसमें 4 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं एक साथ में। बाइवेलिएंट यानी दो होमोलोगस एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद आ जाती है पैकिटीन। पैकिटीन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुकी होती है, क्रोमोसोम बिकम मोर थिक हो रहे हैं, विजिबल होते जा रहे हैं। ईच बाइवेलेंट हैज द 4 क्रोमेटिड, हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स हैं। साइड्स पे आपको क्लियरली 4 नजर आ रहे होंगे। विच रैप्स अराउंड ईच अदर, अब एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं कि आपके पास अगर ये एक क्रोमोसोम है, करते हैं ये, इसके साथ पेयर अप कौन हुआ था? दूसरा वाला क्रोमोसोम। तो ये और इसके साथ जो दूसरा क्रोमोसोम है ये आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वाला ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जबकि एक ही सेंट्रोमेयर पे अगर दो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर हैं, लेकिन ये और ये दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो ये दो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हम लोग एक्सचेंज देयर सेगमेंट, ये सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। इस तरह रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है विच प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेशन। पैकेटिन में भी लास्ट फॉर डेज, पैकेटिन जो है डेज तक रह सकती है, वीक्स तक रह सकती है और इवन ईयर्स तक, यानी जो सेल है वो जीनोड में जा रहा है। फिर इज द लिपोटिन एंड जाइगोटिन कैन लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स, जो लिपोटिन और जाइगोटिन है वो सिर्फ कुछ घंटों की होती है, लेकिन पैकेटिन जो है वो काफ़ी लंबी स्टेज है, यहीं पर डिवीजन रुक भी सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिप्लोटीन पे, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक्सचेंज कर लिए। द पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट, डिप्लोटीन में वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं, डिप्लो और एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। सेपरेशन हाउएवर इज नॉट कंप्लीट, लेकिन सेपरेशन अभी कंप्लीट नहीं होती, दूर धकेल रहे हैं एक दूसरे को। पॉइंट ऑफ इंटरचेंज जहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, यानी ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये यहाँ से अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। डायकाइनेसिस में ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम रिचेस टू इट्स मैक्सिमम, क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो चुके हैं। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड, सेपरेशन कंप्लीट हो गई लेकिन अभी भी एक पॉइंट से अटैच होते हैं, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट। मोर ऑफन एट द एंड न्यूक्लियर डिसअपेयर, जैसे ही अब प्रोफेज खत्म होती है न्यूक्लियर डिसअपेयर हो रहा है, न्यूक्लियर वाला ब्रेक हो रही है। उसके बाद मेटाफेज प्लेट आ जाती है। मेटाफेज में हमारे सेंटर में क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होती है। बिगिनिंग ऑफ दिस फेज स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। काइनेटोक और स्पिंडल फाइबर सबसे पहले बनते हैं, वो काइनेटोक कोर पे अटैच होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, और जो बाइवेलेंट्स हैं उनको इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं। हाँ जी, जब प्रोफेज कंप्लीट होती है उसके बाद अगली स्टेज आती है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देखें एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम सेंट्रोमेयर की बेस पे काउंट करते हैं, यानी एक सेल के अंदर जितने सेंट्रोमेयर्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। साइड से सबसे पहले हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं, या काइनेटोकोर फाइबर्स कह सकते हैं, वो आकर सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर पॉइंट से अटैच हो जाती हैं। अब ये फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं
क्रोमोसोम्स को जो क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट था, जिस एक पॉइंट से वो अभी भी अटैच है, वहां से तोड़ देती हैं, अलहदा कर लेती हैं। इस तरह जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो क्रोमोसोम है इनमें वेरिएशन आ चुका है कि रेड ब्लू के ऊपर रेड पोर्शन लगा हुआ है, रेड के ऊपर ब्लू, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गई एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स की वजह से। अब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर रही है टीलोफेज के दौरान, और जो आपकी न्यूक्लियर इनवेलप है वो दोबारा से बनना शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियोलस जो है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो दो सेल्स बनेंगे यहाँ से सेंटर से कट हो गए। अब देखें दो सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 1 2 1 2, जबकि पेरेंट सेल में कितने थे, 1 2 3 4। तो इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 1 जो है हमारी रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि उसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट से हाफ हो चुके होते हैं। अब मियोसिस 1 जो फर्दर स्टेज आती है मियोसिस 2, आफ्टर टीलोफेज 1 जब कंप्लीट हो जाती है 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसमें इंटरफेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, सिर्फ इसमें जो आगे फर्दर मियोसिस 2 है उसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। यहाँ एस फेज नहीं होती क्योंकि डीएनए की कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टीलोफेज 2 आर जस्ट लाइक द रिस्पेक्टिव फेजेस ऑफ माइटोसिस की तरह ही है, ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम कंडेंस माइटोटिक अपरेटस फॉर्म करता है और क्रोमोसोम जो है सेंटर में अरेंज होते हैं। पहले वो हाफ हो चुके थे, बस अब क्या होगा, सेंट्रोमेयर पॉइंट से ब्रेक होके कॉर्नर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जी यहाँ पर देखें ये मियोसिस 2, हमने यही कहा था कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया था हमारे पास मियोसिस 1 में। वहाँ पेरेंट सेल में 4 थे और जो डॉटर सेल्स बने उसमें 2 क्रोमोसोम्स है। अब यही क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होंगे। सेंटर में अरेंज होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर, वो इसको कॉर्नर्स की तरफ खींचेंगी और डिटैच करवा देंगी। अब दोनों जो है क्रोमोसोम्स वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अब ऑपोजिट पोल की तरफ कितने कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं, 2 वो रेप्लिकेटेड नहीं है। हमने क्योंकि कहा था क्रोमोसोम जो है वो किस बेस पे काउंट करते हैं, सेंट्रोमेयर की बेस पर। पेरेंट में कितने थे, 1 2, आगे डॉटर सेल्स बनेंगे 1 2, क्योंकि हाफ तो वो मियोसिस 1 में ही हो चुके थे। इसके बाद फर्दर जो दो सेल्स बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम है, 2, क्योंकि उसकी जो रिडक्शन थी वो मियोसिस 1 में ही हो चुकी थी, क्योंकि पेरेंट में 4 थे तो डॉटर में आगे हाफ क्रोमोसोम्स आए थे। इस तरह आपके पास एक वक्त में 4 सेल्स बनते हैं। जो एग और स्पर्म फॉर्मेशन है वो इसी प्रोसेस से होती है, मियोसिस के प्रोसेस से। इस तरह क्रोमोसोम नंबर जो है वो गैमीट्स में हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। उसके बाद जब वो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे जो जाइगोट बनता है उसमें दोबारा क्रोमोसोम नंबर जो है वो उतने हो जाएंगे गैमीट्स की फ्यूजन से जितने पेरेंट में थे। ह्यूमन में देखें तो एग और स्पर्म में 23 है, जब वो फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, सेम एज इन पेरेंट्स। इसी तरह मियोसिस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। अगर मियोसिस ना होती, हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल हुए हुए होते कि 46 से आते 46 46 40 40 80 92 हो जाते। तो इसीलिए हर जनरेशन नेक्स्ट जो होती है, अगर 92 क्रोमोसोम, फिर वो ह्यूमंस तो ना रहते, जनरेशन स्पीशीज से चेंज हो जाती। इसी तरह जो मियोसिस है वो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करती है। मियोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होती है, उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो आ जाती हैं। इस तरह जो नेक्स्ट जनरेशन होती है हो सकता है उसमें करेक्टर जो है वो बेटर डिवेल्प हो, वो अपने पेरेंट जनरेशन से ज़्यादा अच्छा जो है वो अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट में। ऐसी वेरिएशन आए जो उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बना सके। तो इस तरह मियोसिस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये माइटोसिस और मियोसिस याद करें, कंप्लीट डायग्राम साथ ड्रॉ करें। कल जो है आपका यूनिट 15 का टेस्ट होगा। ये लेक्चर जो है डायग्राम ड्रॉ करके मुझे परसों सेंड करें।